हम्म प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। अभी देख रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसको पीओएसी मेथड भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मास जो होता है वो कंजर्व होता है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन अगर मास मेजर करोगे, मास का क्वांटिटी, तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह ये प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन जो है, जिस तरह मास कंजर्व होता है ना, उसी तरह एटम भी कंजर्व होंगे, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि पीओएसी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, if atoms are conserved, if atoms are conserved, अगर देखो नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहेंगे दोनों साइड में, मतलब सेम रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके मोल्स भी क्या होंगे, मोल्स ऑफ एटम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम अगर कंजर्व्ड रहेगा तो उसके मोल्स ऑफ एटम भी क्या रहेंगे, मोल्स ऑफ एटम शैल ऑल्सो भी कंजर्व्ड, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अगर दोनों साइड सेम हो गया तो मोल्स ऑफ एटम शैल ऑल्सो भी कंजर्व्ड, ठीक है। मोल्स अगर कंजर्व होगा तो हेंस बोल सकते हैं हम लोग, हेंस मास ऑफ एटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो कंजर्व्ड। एक्चुअली पीओएससी में ये क्या है कि जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करते थे, मोल कॉन्सेप्ट में जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं गिवन है हमको या बैलेंस नहीं कर पा रहे हम लोग, तो वहां पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी को बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा हो, तो बैलेंस करने में जिसको दिक्कत हो रहा है या इक्वेशन जहां पे बैलेंस मुश्किल हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम लोग पीओएससी अप्लाई करते हैं। पीओएससी मतलब इसके लिए बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए तुमको इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये अगर अप्लाई करोगे तो इसके लिए रिक्वेसाइट नहीं है कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे भी पीओएससी अप्लाई कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं इसको। जैसे एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग पीओएससी कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है कि KClO3 जो है ये सॉलिड से जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ये KCl सॉलिड प्लस O2 गैस में जा रहा है, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस किया हुआ नहीं है। अब पीओएससी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो सारे एटम देखो, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम होंगे प्रोडक्ट साइड में उतने ही एटम होने चाहिए, उसको कंजर्व करेंगे हम लोग, ठीक है। वही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो इसका मतलब हम लोग अगर अप्लाई करेंगे किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो पोटाशियम के लिए अप्लाई करना है हमको, पोटाशियम के एटम के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अप्लाइंग पीओएससी फॉर के एटम्स, मतलब पोटाशियम के एटम के लिए हम लोग पीओएससी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीओएससी के लिए अगर पोटाशियम के एटम के लिए अगर करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि मोल्स ऑफ के एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितना पोटाशियम का मोल्स है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के एटम्स इन प्रोडक्ट। लिख सकते हैं इसको, बताओ। अब देखो रिएक्टेंट में पोटाशियम जो है कौन से मॉलिक्यूल में हमको मिल रहा है, रिएक्टेंट में तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे KClO3। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मोल्स
ऑफ के एटम इन KClO3, क्योंकि रिएक्टेंट में सिर्फ KClO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पोटाशियम मिल रहा है हमको। तो मोल्स ऑफ के एटम इन KClO3, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, मोल्स ऑफ, प्रोडक्ट में के जो है पोटाशियम कहाँ पे इन्वॉल्व है, KCl में इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के एटम इन KCl। ठीक है, क्योंकि KCl में ही पोटाशियम के एटम आ रहे हैं। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस, अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल अगर देखोगे KClO3, तो इस मॉलिक्यूल का अगर तुम वन वन मॉलिक्यूल ले, एक मॉलिक्यूल अगर ले, तो इसमें पोटाशियम के कितने एटम मिलेंगे तुमको, एक एटम ही मिलेंगे। वन मॉलिक्यूल अगर KClO3 का लोगे तो पोटाशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पोटाशियम का 1 है। तो अगर 1 मोल KClO3 लोगे, KClO3 का अगर 1 मोल मॉलिक्यूल लें, तो उसमें पोटाशियम के एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ KClO3, 1 मोल अगर KClO3 का लोगे तो इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ पोटाशियम। उसी तरह 1 मोल अगर KCl का लोगे तो इसमें भी 1 मोल KCl मॉलिक्यूल का अगर लेंगे तो ये भी 1 मोल KCl एटम कंटेन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, ऐसे लिख लो कि 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ के। अगर 1 मोल KClO3 लोगे तो उसमें 1 मोल पोटाशियम होगा। सिमिलरली 1 मोल ऑफ KCl, अगर KCl का 1 मोल लेंगे तो ये भी कंटेन करेगा, कंटेन्स 1 मोल ऑफ पोटाशियम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि थस, कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि मोल्स ऑफ के एटम इन KClO3 रेशियो 1:1 ही है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा। अगर मोल्स ऑफ पोटाशियम एटम का निकालना है कि कितना होगा KClO3 में, तो सिंपली 1:1 का रेशियो है। अगर 1 मोल KClO3 का लोगे तो वो 1 मोल पोटाशियम का एटम कंटेन करेगा। तो अगर हमको निकालना है कि मोल ऑफ पोटाशियम एटम KClO3 कितना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, मोल्स ऑफ KClO3 जितना अवेलेबल होगा। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ के एटम इन KCl, ये भी 1:1 का रेशियो है, तो 1 इंटू ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ KCl। बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कुछ है नहीं। तो दोनों का देखो, 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 और 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। तो देखो रिएक्टेंट में मोल ऑफ पोटाशियम एटम आ गया हमको 1 इंटू मोल ऑफ KClO3, और प्रोडक्ट में मोल ऑफ के एटम आ गया KCl में, तो 1 इंटू मोल ऑफ KCl। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मोल्स ऑफ के एटम क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए, कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व हैं तो उसके मोल्स भी तो कंजर्व होंगे ना। तब कंजर्व होने का मतलब कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेट करने पे आ गया कि मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। तो ये चीज आ गया। अब मोल ऑफ KClO3 और मोल ऑफ KCl इक्वल है, तो इसको वेट के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर वेट, मोलर वेट ऑफ KClO3। मोल्स ऐसे ही निकालते हैं। उसी तरह मोल्स ऑफ KCl कैसे निकालोगे, वेट ऑफ KCl, ये सारा वेट जो है ग्राम में ले रहे हैं क्योंकि मोलर वेट उसका ग्राम में आएगा, इन ग्राम। या नीचे क्या आएगा, मोलर वेट ऑफ KCl। ठीक है, तो ये चीज आ गया। तो ये हम लोग किसके लिए अप्लाई किए, हम लोग पोटाशियम के लिए अप्लाई किए। उसी तरह तुम ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्लोरीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ तो ऑक्सीजन के लिए अगर अप्लाई करोगे क्या इक्वेशन बनेगा, बताओ तो। हम लोग ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम्स के लिए आराम से कर सकते हो, अप्लाइंग POSC फॉर ऑक्सीजन एटम। तो सिमिलरली ऐसे करके बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या इक्वेशन आएगा, बताओ। देखो ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम
इन KClO3, ये क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स मोल्स ऑफ KClO3। बोलो, ये लिख सकते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम KClO3 में कितना होगा? ये KClO3 का जितना मोल्स होगा उसका 3 टाइम्स हम लोग कर देंगे। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। चलो, अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ पे मिल रहा है हमको? O2 में मिल रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टाइम्स इनटू मोल्स ऑफ O2 लिख सकते हैं। O2 का जितना मोल्स होगा, ऑक्सीजन एटम का मोल कितना हो जाएगा? उसका दुगना हो जाएगा। अब दोनों साइड देखो, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स मोल्स ऑफ KClO3 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ O2। तो ये रिलेशन आ गया। अब मास में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू, ये आ गया वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर वेट, m है लिख रहे हैं तो मोलर वेट ऑफ KClO3, और इधर आ गया 2 टाइम्स ये वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ O2। तो इसके लिए ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग अप्लाई किए POC, तो ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? यही है KOC, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें देखो, रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई जरूरत इसमें नहीं होता है। बिना रिएक्शन बैलेंस करके हम लोग निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना वेट ऑफ KClO3 कंज्यूम होगा या कुछ होगा, जो भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं वही सेम हम लोग यहाँ पे इस मेथड को भी अप्लाई करके कर सकते हैं। मोल दोनों में फर्क क्या है? मोल कॉन्सेप्ट में हमको रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत पड़ता है और POSC में रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस दोनों के लिए सेम, दोनों से आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, कर लोगे ना? ये सिंपल है, और कुछ करना नहीं है इसमें। दोनों साइड बस जिस एटम के लिए अप्लाई करना है तुमको, उस एटम के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स उसका रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, उसके मोल्स कंजर्व कराने हैं तुमको, मतलब मोल्स इक्वल होने चाहिए। तो टोटल मोल्स निकाल लो उसका रिएक्टेंट साइड में कितना है, और टोटल मोल्स निकाल लो उसी एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में कितना है, और दोनों को इक्वेट कर दो बस। यस सर। ठीक, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है 2-3, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे तुमको मेंशन नहीं किया रहेगा कि POC से सॉल्व कर। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना, ये सिंपल चीज है, उसमें कुछ है नहीं, तो इससे आ जाएगा। कर लेना क्वेश्चन, उसमें बुकलेट में दिया हुआ है, करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। चलो। जैसे एक लिख के बताना, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है N2O प्लस P4, और ये प्रोडक्ट बना रहा है P4O10 प्लस N2। तुमको यहाँ अप्लाई POSC फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए POSC अप्लाई करके बताओ तो इक्वेशन क्या आएगा? चलो जल्दी से बताओ, जैसे किए हैं बस सिंपली वैसे ही करो। आया क्या? सर मोल्स ऑफ O in Na2 इक्वल टू 10 इंटू मोल्स ऑफ O in
ये क्या आ P4 जाएगा? हाँ, 1 इंटू मोल्स ऑफ N2O इज इक्वल टू 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। यही होगा, बताओ तो। yes sir. और इसी को मास में बदल लोगे आसानी से, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करना है, नाइट्रोजन के लिए कर सकते हो, फॉस्फोरस के लिए कर सकते हो, ठीक है। एटम को इसमें, ये रिएक्शन को इसमें बैलेंस करने का कोई भी जरूरत नहीं। तो एक दो क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आराम से उससे क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो ये हो गया, पीओएससी हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं आगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो यहाँ मेनली हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक्चुअली सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। कंसंट्रेशन वाला जो टर्म है ना, वो किसके लिए यूज होता है? सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये पहले से पढ़े हो तुम लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए, मास परसेंटेज एक आता है, पहला टर्म आता है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जो आता है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वेट लिख रहे हैं यहाँ पे, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मास और वेट केमिस्ट्री में सेम ही होता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिख रहे हैं, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मास परसेंटेज अगर सॉल्यूट का तुमसे पूछा गया, तो ये क्या लिखोगे? इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बताओ तो? नीचे किसका वेट लिखना होगा हमको? सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, बताओ तो? solution का। सॉल्यूशन का। नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों का मास ऐड किया हुआ है, टोटल मास नीचे लिखना है तुमको। और इनटू क्या करेंगे हम लोग? परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इनटू क्या करना होगा? 100 करना होगा। तो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया। एक होता है मास, ये मास बाय मास परसेंट है। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे डब्ल्यू बाय वी से डिनोट करते हैं। तो ऊपर आता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू क्या कर दोगे? 100। तो ये आ गया मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे एक डेंसिटी वाला फैक्टर दिया रहेगा तुमको, डेंसिटी दिया रहेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो यहाँ से। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। कर सकते हो ना? ये फॉर्मूला तो पढ़े होगा ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हेलो? yes sir, पढ़े हैं। इसमें तीसरा आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में होगा तुम जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन जो है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि सॉल्यूशन हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 65% बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इसका स्ट्रेंथ जो है ये 65% बाय वेट है, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो कोई? क्या मतलब होता है इसका? बता सकते हो कोई? 65% बाय वेट, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम लोग एज्यूम करें कि बाय वेट लिया गया, वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो अगर हम लोग एज्यूम करें कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ये लेट करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 65% उसका स्ट्रेंथ है, तो उस सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 65%। 65% ऑफ 100 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा 65 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो अगर 65 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते हो, बताओ तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास कितना आ गया, ये दैट इज इक्वल टू 35। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे अगर डायरेक्टली दिया हुआ है कि सॉल्यूशन हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 65% बाय वेट, इसका मतलब उसमें अगर 100 ग्राम उसका एज्यूम करोगे तो उसमें 65 ग्राम जो है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 65 ग्राम जो होगा मास होगा सॉल्यूट का, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। इसी तरह अगर 65% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, तो वहां पे वॉल्यूम एज्यूम करना होगा कि अगर 100 ml हम लोग सॉल्यूशन का लें तो उसमें 65 ग्राम जो होगा वो सॉल्यूट का होगा, 100 ml सॉल्यूशन में 65 ग्राम सॉल्यूट का होगा, तो वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या कैसे यूज करना है इसको। तीसरा टर्म होता है इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को इसको देखो, ये काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल है काई, इसको एक्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, एक्चुअली ये ग्रीक सिंबल है, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या रेशियो है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है हमको, ठीक है, हम लोग जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए और सॉल्वेंट को एज्यूम कर लेते हैं बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का हमको लिखना है तो सॉल्यूट का क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और नीचे हमको क्या लिखना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आएगा और नीचे क्या लिखना है हमको, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका सिंबल के साथ, एक्स से जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्चुअल ग्रीक सिंबल जो होता है वो काई है, ठीक है। एक्स अगर सॉल्यूट का लिख रहे हैं तो एक्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आ जाएगा, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्यूट को हम लोग ए से डिनोट किए, तो यहाँ सिंपली हम ए यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, सिंपली इसके जगह पे ए यूज कर लेते हैं। तो एक्स ऑफ ए लिख रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूट के बारे में लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर आ गया, सॉल्यूट का मोल्स ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में किसका किसका मोल होगा, सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी, तो एक्स से क्या आ गया, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। इसी तरह एक्स ऑफ बी अगर लिखना है हमको, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सॉल्वेंट का मोल्स और बाय नीचे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट भी अगर होगा, ठीक है, अब यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है एक्स ए प्लस एक्स बी, इनका मोल फ्रैक्शन ऐड करके देखो क्या आ रहा है, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, और इधर क्या आ गया, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, तो रेशियो इनका एलसीएम लोगे तो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, एन ए प्लस एन बी बचेगा, तो रेशियो क्या आया इन दोनों का, वैल्यू क्या आएगा,
1. तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी का अगर मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ, ये हमेशा वैलिड होगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन, जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, 2 3 4 5 जितने भी होंगे, उन सभी का मोल फ्रैक्शन का अगर सम करोगे इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे, दो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, इन दोनों का हम लोग सम किए 1 के बराबर। 3 कंपोनेंट अगर होंगे, ए बी सी अगर 3 होंगे, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, वो भी 1 आएगा। 4 कंपोनेंट होंगे तो उन चारों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलो। हेलो, No, sir. आवाज आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. चलो, तो ये थर्ड हो गया मोल फ्रैक्शन का टर्म। फोर्थ जो है इसमें टर्म आता है मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, बहुत जगह ये यूज होगा आगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमको लिखना है न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही अगर मिली लीटर में लोगे तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत सारे फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं एन ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको लिखा जा सकता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एम मोलैरिटी लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको वेट के टर्म में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक फॉर्म हो गया, मेन फॉर्मूला यही है, उसी से ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, वेट के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज टोटल आ रहे हैं। अब चारों में 4 वैल्यूज, मतलब ये 30 मॉलिक्यूलर वेट, कोई कंपाउंड अगर दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो उसका पता ही होगा। तब ये 3 वैल्यूज हैं, एक मोलैरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाओ तो। फॉर्मूला समझ में आ गया ना? क्वेश्चन है देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, ये ऐसे लिख लो, मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by
dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of its solution। मोलारिटी निकालना है इसका। ठीक है, बनाओ जल्दी से। आ गया? सर 1 मिनट। सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। कितना? 1/5। 1/5? नहीं, चेक करो एक बार कैलकुलेशन अच्छे से। सर हेलो, कितना आया? हाँ, 8/25। अरे 8/25 कैलकुलेशन ढंग से करो। मोलैरिटी निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट क्या है यहाँ पे हमारा? NaOH है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? बोलो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कियो? 40। तो 40 अगर मॉलिक्यूलर वेट हो हाँ गया, सर 40 होगा, वहीं पे गलती है। तो ये 40 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 0.25 हो जाएगा लीटर में। 0.25 लीटर है। 250 ml है ना, तो 0.25 लीटर हो जाएगा। यस इसको सर। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है मोलैरिटी? बोलो। 1/25। क्या कर रहे हो कैलकुलेशन में इतना? 2/5 sir. हम्म 2/5. 2/5। 2.5। हाँ, तो 2/5 कितना आ जाएगा? 0.4 हो जाएगा। Yes sir. तो ये क्या आ गया? 0.4 मोलर, ये आंसर हो जाएगा। 0.4 मोलर मतलब 0.4 मोलरिटी है उसका। ठीक है, ये कैलकुलेशन अच्छे से क्या करो, इतना सिंपल ये तुम लोग इसमें कर रहे हो। चलो
अब यहाँ पे ध्यान देना कि मोलैरिटी वाला जो टर्म है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना कि मोलैरिटी जो है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और कैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा? ये घटेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन जो है इनवर्स, मोलैरिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के भी ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा? वो घटेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो एक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलैरिटी इसका M1 है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 है और मोलैरिटी M1 है, इज डाइल्यूटेड टू, इज डाइल्यूटेड, उसको डाइल्यूट करके हम लोग V2 वॉल्यूम तक ले गए, ठीक है। V2 तक लेते गया, उसका वॉल्यूम डाइल्यूट करके V2 कर दिया गया है, तो इसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा? देन रिजल्टेंट मोलैरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? या रिजल्टेंट मोलैरिटी मतलब, या फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? V2 वॉल्यूम पे कितना मोलैरिटी होगा वो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये फॉर्मूला, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इनिशियल मोलैरिटी और वॉल्यूम जो है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइल्यूट अगर करोगे तो पानी ऐड करेंगे ना हम लोग, पानी ऐड करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ तो। सॉल्यूट का जो मोल्स होगा उस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों केस में बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को दोनों केस में हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? M1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और दूसरे भी केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? M2 इनटू वॉल्यूम। तो दोनों अगर बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से M2 आ जाएगा ना। तो M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये M1 इंटू V1 बाय V2। तो रिजल्टेंट या फाइनल मोलैरिटी निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बोलो। इसी में दूसरा केस अगर बनेगा, जैसे ये वाला केस है, इफ ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलैरिटी M1 इज मिक्स्ड विथ, दो सॉल्यूशन को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं विथ अनदर सॉल्यूशन हैविंग अनदर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट, ठीक है। हैविंग वॉल्यूम V2 एंड मोलैरिटी M2। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं? तो तुमको रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है। जो नया सॉल्यूशन बनेगा ना, दो सॉल्यूशन हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2, ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा।
जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसको हमको उसका मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस सॉल्यूशन का हमको M1 पता है, मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम V1 पता है। दूसरे सॉल्यूशन का भी हमको मोलैरिटी पता है, M2 पता है और V2 भी पता है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमको मोलैरिटी निकालना है, इसको MR मान लेते हैं हम लोग, जो फाइंड आउट करना है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर। यस सर। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? सर M1 V1 M1 प्लस V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस टू V2। इक्वल टू, हाँ M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M इंटू आर, ये MR ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। तो यहाँ से MR रिजल्टेंट मोलैरिटी कितना आ जाएगा? ये M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी पूछा गया तो ये फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो तो ये तो हो गया। अब देखो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो calculate the ठीक है, चलो एक पहले क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, पहले ये बनाओ। Calculate the resultant molarity of the following। पहला है इसमें 1500 ml of 1 molar HCl plus 18.25 ग्राम ऑफ HCl, इन दोनों को अगर मिक्स करोगे रिजल्टेंट मोलैरिटी कितना होगा? पहला तो ये हो गया। दूसरा है 200 ml of 1 molar HCl plus 100 ml of 0.5 मोलर HCl। चलो इन दोनों केस में फाइंड आउट करो तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगा?
हो गया? पाँच मिनट 5 मिनट बैठो, हो गया। हो गया। हेलो, हेलो। सर 2 का निकला क्या क्या? 12.5। सर 2 का फर्स्ट 12.5। का? हाँ, फर्स्ट का। पहले 2 ही बना है सर। फर्स्ट बना रहे अच्छा, सर। पहले 2 ही बनाया। फर्स्ट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। चलो बताओ जल्दी से। फर्स्ट आया क्या किसी का? पहला? नहीं सर, फर्स्ट नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है इसमें? 1500 ml 1 मोलर HCl लिया गया है और इसमें 18.25 ग्राम ऑफ HCl ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले केस से इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग। N ऑफ HCl फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मोलारिटी 1 है इसका, और वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पहले वाले केस से आ गया 1.5। अब दूसरे वाले में लिया गया, तुमको सिर्फ 18.25 ग्राम HCl ऐड किया गया, मतलब सॉल्यूट ऐड कर रहा है। तो सॉल्यूट ऐड कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 18.25 ग्राम में कितना हो जाएगा? 18.25 बाय गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मोलर वेट कितना होता है HCl का? 36.5 होगा। तो 18.25 डिवाइडेड बाय 36.5 कितना हो जाएगा? 1/2 होगा ना। 1/2 मतलब 0.5 मोल्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? एन टोटल कितना हो गया HCl का? पहले वाले सॉल्यूशन से आया 1.5 मोल, और दूसरे वाले में जो सॉल्यूट 0.5, दोनों को मिला के कितना मोल्स हो गया? 2 मोल हो गया। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इतना ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम तो और ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही ऐड किया जा रहा है ना। वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, उसी में वो मिल जाएगा ना। ठीक है। यस सर। चलो, तो वॉल्यूम उतना ही हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो फाइनल मोलारिटी पूछा गया, तो यहाँ मोल्स चेंज हो गया, तो टोटल मोल्स कितना हो गया? ये अब 2 आ गया, और वॉल्यूम उतना ही रहने देना। तो ये 1500 सॉरी 1500 ml में लोगे तो ऊपर 1000 से तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या आ गया? 20/15, तो 4/3 आ गया। ये मोलारिटी आ गया, 4/3 मोलर आ गया मोलारिटी। समझ में आ गया? यस सर। फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड वाला तो सिंपल है, दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो M1V1 प्लस M2V2, और ये क्या आ जाएगा? MR रिजल्टेंट वाला का, और ये V1 प्लस V2, ये तो होगा। अब यहाँ पे देखो ml है तो डायरेक्टली ml में पुट कर लो, क्योंकि ml दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 का वैल्यू 1 है, और V1 है 200, प्लस M2 है कितना? 0.5, और V2 भी है 100, और M ये निकालना है रिजल्टेंट MR। V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100, ये हो गया 300। तो ये कितना हो गया? MR कितना हो गया? हो गया 200 प्लस 50, और बाय नीचे कितना आ गया? 300। हो गया ना। तो ये 250/300, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। होगा 5/6 यस सर। लीटर। चलो,
कोई डाउट है इसमें और किसी को? एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए देते हैं इससे, ठीक है? ये क्वेश्चन करके रखना तुम लोग। क्वेश्चन है, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर कैलकुलेट एमएल में द, भी ले सकते हैं, 2 वाला जो किए सर। हाँ एमएल में भी ले सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों साइड, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन in the resulting solution, when 200 ml of 1 molar HCl is mixed with 200 ml of 1 molar H2SO4, ठीक है? चलो ये करके रखना तुम लोग, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है? नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे बुकलेट के भी क्वेश्चन सब ट्राई कर सकते हो, मोलैरिटी वाले, सिर्फ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन वाला जो होगा वो सब ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम सारा जो भी होगा डाउट वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक, चलो एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये भेज देंगे हम PDF, देख लेना वहां से।